गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास का टॉपिक है आर्टिकल्स, जो हम ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुके हैं। तो हम आर्टिकल 1 to 50 कवर कर चुके हैं। ये वाली जो क्लास है ये आर्टिकल 51 से लेकर आर्टिकल 100 तक होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 51 है वो क्या बोलता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी की प्रमोशन करो, मतलब शांति बनाए रखें, ठीक है, आपस में। सो इंडिया शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में जैसे लड़ाई चल रही है अभी तक भी, है ना, तो वही चीज है कि आप मेंटेन बना के रखें। इट शुड प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज। इंडिया शुड वर्क टू सेटल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू negotiations and discussions. This ensure that India remains a responsible and cooperative nation globally. आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया विल हैव अ प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द कंट्री। कि इंडिया के पास एक प्रेसिडेंट होगा जो कंट्री का हेड होगा। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द एंटायर नेशन एंड टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो जो प्रेसिडेंट है वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस वही लेता है। He works according to the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers. वो काम करेगा जैसे भी प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी है और जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो काम करेगा। इवन दो, हालांकि ही हैज मेनी पावर्स, उसके पास बाकी सारी पावर्स होंगी, बट स्टिल उसको कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वो रूल कौन कौन से हैं आगे दे रखे हैं। आर्टिकल 53 रिलेटेड है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन से। द प्रेसिडेंट हैज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया। कि प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम यानी सबसे हाईएस्ट पावर है। हाउएवर ही कैन नॉट यूज दिस पावर इंडिपेंडेंटली। लेकिन वो उस पावर को अकेले अपने लेवल पर यूज नहीं कर सकता। एंड मस्ट फॉलो द गवर्नमेंट्स एडवाइस। और गवर्नमेंट के एडवाइस को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। द रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। द प्रेसिडेंट मेनली एक्ट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड इंश्योर्स गवर्नेंस रन स्मूथली। तो प्रेसिडेंट का मेन काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का हेड है और ये देखना कि जो सरकार है वो ठीक से स्मूथली काम कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद आर्टिकल 54 में है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो वो सारा बता रखा है। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टेड बाय द पीपल। तो प्रेसिडेंट को हम लोग नहीं इलेक्ट करते, हम पीएम को करते हैं, सीएम को इलेक्ट करते हैं, एमएलए को इलेक्ट करते हैं, बट हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते। ही इज चूजन बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कौन इलेक्ट करता है उनको? पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जितने भी एमएलएज हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, इंटरनली होता है, ठीक है। The election process ensures fair representation of both national and state interests. It helps maintain a balance of power between the central and the state governments. क्या होता है? पावर्स की बैलेंस बनी रहती है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। आर्टिकल 55 क्या बोलता है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू अ स्पेशल वोटिंग सिस्टम कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। क्या सिस्टम है? हम लोग जो इलेक्ट करते हैं वो तो ईवीएम के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। जो इनका इलेक्शन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दिस मेथड इंश्योर्स दैट स्टेट विद अ लार्जर पॉपुलेशन हैव अ बिगर से। तो इसमें क्या होता है कि वो स्टेट जिसपे ज्यादा पॉपुलेशन है हम उसकी सुनेंगे। ईच वोट कैरीज अ स्पेसिफिक वैल्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन दैट स्टेट। The system makes sure the election is fair and represent the entire country. तो इससे क्या होता है कि पूरी कंट्री रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री। मेक श्योर करता है ये सिस्टम कि इलेक्शन सही तरीके से हो और पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि तो फेयरनेस होनी चाहिए, ये चीज़ है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ टर्म ऑफ 5 years। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुना जाता है और पीएम भी 5 साल और सीएम भी, ठीक है। बस जो इंटरनल वाले इलेक्शंस होते हैं निगम पार्षद वाले, काउंसिलर वाले, वो 3 years के लिए होते हैं। सो a new election is held to choose the next president. However, the president can be re-elected and serve multiple terms. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि फिर भी प्रेसिडेंट को री-इलेक्ट किया जा सकता है if needed. The president can also resign or be removed before completing the term. और
अगर उसने 5 साल पूरे नहीं किए बट कुछ ऐसा काम हो गया या उसको नहीं है तो वो रिजाइन भी दे सकता है और उसको हटाया भी जा सकता है उसके पोजीशन से। वो आर्टिकल नंबर 56 में बोला गया है। 57 में क्या बोल रहा है, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, कि ठीक है री इलेक्ट कर सकते हैं लेकिन कब होगा, री इलेक्ट कब होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सो देयर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट। तो कोई लिमिट नहीं है कि एक पर्सन कितने टाइम तक प्रेसिडेंट बन सकता है, जैसे 2 3 4 5 ऐसे कोई लिमिट नहीं है। इफ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे कैन रन फॉर इलेक्शंस अगेन। फॉर्मर का मतलब होता है पास्ट, ठीक है, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पास्ट, कि जो पास्ट के प्रेसिडेंट्स बने थे अगर वो अभी वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो वो दोबारा से इलेक्शन में आ सकते हैं। दिस अलाउज एक्सपीरियंस लीडर्स टू सर्व द नेशन मल्टीपल टाइम्स। इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस जो लीडर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सत्ता संभाली हुई है वही आएंगे तो चीजें थोड़ी स्मूथली होंगी। उसके बाद आर्टिकल 58 बोलता है ठीक है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सो टू बिकम प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट मीट सर्टेन कंडीशंस। क्या कंडीशंस हैं, दे मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, सबसे पहले तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। दे शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस और दे शुड बी, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एलिजिबल होने चाहिए। दे मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अंडर वो कोई अपना ऑफिस ना चला रहे हो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 59 कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता और स्टेट लेजिस्लेचर नहीं हो सकता। ड्यूरिंग द टर्म दे कैन नॉट होल्ड एनी अदर जॉब और अर्न मनी फ्रॉम एनी अदर सोर्स। जब तक वो काम कर रहे हैं, जब तक वो अपना 5 साल जो भी है वो जैसे प्रेसिडेंट है उस समय के दौरान वो कोई और जॉब या कोई और चीज नहीं कर सकते पैसा कमाने के लिए। द प्रेसिडेंट रिसीव्स अ फिक्स सैलरी विच कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द टर्म। प्रेसिडेंट जो है वो फिक्स सैलरी रिसीव करेगा और जो पूरी टर्म है यानी वो जो पूरा 5 साल है उसमें उस सैलरी को घटाया नहीं जा सकता। दे स्टे इन द ऑफिशियल रेसिडेंस राष्ट्रपति भवन एंड गेट सिक्योरिटी बेनिफिट्स। कहाँ रहते हैं, उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है राष्ट्रपति भवन और उनको सिक्योरिटी बेनिफिट्स दी जाती है। सिक्योरिटी आपने देखा होगा साथ में। आर्टिकल 60 क्या बोलता है, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ, कि अब ये सारी हो गई, अब वो प्रेसिडेंट बन गए। बनने के बाद उनको एक शपथ लेनी पड़ती है। बिफोर टेकिंग ऑफिस, ऑफिस लेने से पहले द प्रेसिडेंट मस्ट टेक एन ओथ। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट्स दिस ओथ। द प्रेसिडेंट प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट एंड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट ये प्रॉमिस करता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करूंगा और फॉलो करूंगा। दे ऑल्सो प्लेज टू वर्क फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। और वो शपथ लेते हैं कि हम कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काम करेंगे। यूनिटी मतलब एकता। आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा है, जब लाया जा रहा था तो एक वोटिंग सिस्टम था, क्या नाम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये तो वोटिंग सिस्टम हो गया। अब जब हटाया जा रहा है तो उस प्रोसीजर का क्या नाम है, इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट हैपेंस कब होती है, इफ द प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट ने किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संविधान के कानूनों को तोड़ा हो या फिर उन चीजों को फॉलो नहीं करी हो। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट अग्री टू रिमूव द प्रेसिडेंट। तो जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है इन दोनों को अग्री होना होता है, मतलब इन दोनों को, अगर इन दोनों ने साइन कर दी कि हाँ ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट को रिमूव करके कोई और प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। इट इज अ लेंदी प्रोसेस रिक्वायरिंग अ 2/3 मेजोरिटी वोट। और ये काफी लेंदी प्रोसेस होता है और कम से कम 2/3 मेजोरिटी वोट मिलना चाहिए। 2/3 मतलब अगर 300 लोग हैं तो 200 लोग बोले हाँ इसको हटा दो, ठीक है, तभी होगा ये, तो नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। अ न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड बिफोर द करंट प्रेसिडेंट्स टर्म एंड। जो न्यू प्रेसिडेंट है वो, जो अभी जैसे सपोज अभी जो करंट प्रेसिडेंट है उनके हटने से पहले न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेना है, कि उनका समय अगर अगले महीने खत्म होना है तो इस महीने तक न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो तो किसी भी कंपनी में भी होता है कि भाई अगर ये जॉब छोड़ के जा रहे हैं या हमें पता है कि 1 मंथ के लिए, तो हम दूसरी एम्प्लॉय को इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। A new president must be elected before the current president's term end.
So if the office becomes vacant due to resignation or removal, a new election is held quickly. ठीक है. The vice president serves as acting president until a new president is chosen. और जब तक न्यू प्रेसिडेंट, और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि रिजाइन दे दिया और उस समय के लिए हमारे पास प्रेसिडेंट ही नहीं है, तो कौन काम करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा. वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा कि वही प्रेसिडेंट है, और जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं है तब तक वो प्रेसिडेंट है. दिस इंश्योर्स दैट देयर इज नो गैप इन लीडरशिप, ताकि लीडरशिप में कोई गैप ना आए. उसके बाद आ गया वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. तो आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक, यानी टोटल 8 आर्टिकल्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है. ठीक है, कहाँ से? 63 से लेकर 71 तक. तो अभी हम ये सारा सरकार की बातें, अभी तक हमने सारा क्या पढ़ा? पीएम और प्रेसिडेंट, यही पढ़ा है अभी. ठीक है, और ये अब आ गया वाइस प्रेसिडेंट. सो आर्टिकल 63 बोलता है इंडिया शैल हैव अ वाइस प्रेसिडेंट, कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा. आर्टिकल 64 बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? एक्स ऑफिसर. किसका? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का. ठीक है, जो राज्यसभा है उसके चेयरमैन बनते हैं, तो उनमें से ही कोई होगा. इफ एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ही डज नॉट परफॉर्म दिस रोल. इफ एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ही डजंट परफॉर्म दिस रोल. अगर वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इट मीन्स वो अपना रोल ठीक से नहीं निभा रहा. समझ रहे हो? कि अगर वो सोच रहा है कि भाई मैं ही राष्ट्रपति हूँ, तो फिर वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहा. आर्टिकल 65 द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ ए वैकेंसी और द प्रेसिडेंट्स एब्सेंस. कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है या वैकेंसी खाली है, तो ही वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही एंजॉयज द पावर, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो इसी दौरान वो प्रेसिडेंट की पावर को एंजॉय कर सकता है, अदरवाइज नहीं. आर्टिकल 66 the vice president is elected by an electoral college comprising members of both houses of parliament, though through proportional representation via secret ballot. He must be a citizen of India at least 35. तो सेम वही चीज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट के लिए, वही यहाँ पर वाइस के लिए भी है. आर्टिकल 67 बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट्स टर्म इज 5 years. ये 67 में दिया हुआ है, सेम वही. देखो अब ये सेम वही चीज रिपीट हो गई ऊपर वाली. ठीक है, 67 में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए काम करेगा. 68 बोल रहा है इलेक्शन फॉर अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट, कि अगर एक की टर्म एक्सपायर होने वाली है तो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर लो, ताकि टाइम लीडरशिप में गैप ना आए. उसके बाद आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट फिर एक ओथ लेगा, शपथ लेगा कि मेरे को, सेम वही चीज रिपीट हो रही है बट वाइस प्रेसिडेंट के लिए. और 70 पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग अनफोर्सीन contingencies in the discharge of the president's function. कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है प्रेसिडेंट के फंक्शन में, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पार्लियामेंट काम कर सकती है. और सुप्रीम कोर्ट तो एकदम टॉप पे आता है. सेटल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. इफ एन इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, एक्ट परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड पर्सन रिमेन वैलिड अंटिल द वर्डिक्ट. अगर इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं है, जो था अभी वही रहेगा फिलहाल. ठीक है, जैसे इलेक्शन में घपलाबाजी कर देते हैं ना. उसके बाद ये हो गया आर्टिकल नंबर 71 तक रिपीटेड है, समझ में आ गया. आर्टिकल 72 और 73 इसमें प्रेसिडेंट की पावर दे रखी है. तो क्या पावर है प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है? पावर टू ग्रांट पार्डन्स. पार्डन का मतलब क्या होता है? सॉरी, माफ करने की पावर है इसको. reprieves, respites or commutations of sentences including death sentences except in cases covered by military law or state specific provisions. The union's executive power extends to matters under parliament's legislative authority and international treaties. However, it doesn't extend to state matters unless specified by the constitution or a law passed by parliament. क्या बोल रहे हैं ये? 72 में तो ये सब चीजें हैं कि एक हो गया ग्रांट, पार्डन 1, second reprieves, third respites, fourth commutations of sentences and including death. 4 ही है mainly, 4 चीजें. उसके फिर पार्ट्स है, जैसे डेथ सेंटेंस हो गया एक्सेप्ट इन केस कवर्ड बाय मिलिट्री लॉ. आर्टिकल नंबर 72 और 73 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अलग से लिख लेना. और 72 और 73 को मैं थोड़ा सा और डीपली समझाऊंगी. ठीक है, उसके बाद है 74 से लेकर 100 तक. किससे रिलेटेड है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव प्रोविजन से. एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, तो ये भी गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है. 74 से 78 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जिनके ऊपर बात हो रही थी ना, उनकी पावर बताई गई है कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर चूज करता है कि भाई ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है,
एंड एड्स एंड एडवाइजेस द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, मतलब उनके अंडर, प्रेसिडेंट के अंडर की एम्प्लॉइज हो गए एक तरीके से, हुज एक्शन मस्ट फॉलो देयर एडवाइस, और उनकी हमें जो उन्होंने एडवाइस दी है वो फॉलो भी करनी होती है। आर्टिकल नंबर 75, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय पीएम्स एडवाइस, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है, एंड अदर, और जो बाकी मिनिस्टर्स है वो पीएम अपॉइंट करेंगे। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट प्रेशर एंड आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और ये लोग काम किसके लिए करते हैं? लोकसभा। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बट कैन नॉट वोट। एक अथॉरिटी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट के लिए, ये पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट क्या होता है, सब पार्लियामेंट पता है, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की अगर पार्लियामेंट के लिए कुछ भी, कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी चीज़ है, कोई भी कानून है, उसमें ये भाग तो ले सकते हैं, कैन पार्टिसिपेट, बट वोट नहीं दे सकते। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो चीफ लीगल एडवाइजर है। 77, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हो रहे हैं उनको प्रेसिडेंट के नाम से जान सकते हैं। आर्टिकल 78, प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्लियामेंट जो भी डिसीजन ले रहा है प्रेसिडेंट को लेकर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट ने अगर प्रेसिडेंट को लेकर कोई डिसीजन लिया, रिस्पॉन्सिबल है प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग, की पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा और किस तरह से वो काम करेगा, 79 से लेकर 88 में दे रखा है। तो आर्टिकल 79 है, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, की पार्लियामेंट में क्या क्या आएगा? प्रेसिडेंट होगा, राज्यसभा होगी और लोकसभा होगी। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया ना ये, कि पार्लियामेंट में क्या होगा? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 80, राज्यसभा कंपोजिशन, ये कैसे बनेगी? कम ज्यादा से ज्यादा 250 लोग होंगे और प्रेसिडेंट उनकी एक्सपर्टीज के थ्रू उनको चूज करेगा। कितने? 250 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। लोकसभा में 550 मैक्सिमम नंबर है और ये लोग डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें लोकसभा में आता है एमएलए, जिसके इलेक्शन अभी अभी हुए हैं। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 82, रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर ईच सेंसस। सेंसस क्या होता है पता है? सेंसस जैसे अभी लास्ट सेंसस हुआ था 2011 के बाद नहीं हुआ, जनसंख्या जिसमें पॉपुलेशन सेंसस, मतलब 2011 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। हम उसी पे चल रहे हैं, तो अभी जल्दी होने वाले हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 10 साल में एक बार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हर सेंसस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रीएडजस्टमेंट होती है। उसके बाद है आर्टिकल 83, राज्यसभा परमानेंट हाउस विद 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायरिंग एवरी 2 ईयर, लोकसभा हैज अ टर्म ऑफ 5 years अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर। मतलब जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं हर 2 साल में वो बदलते रहते हैं, और लोकसभा के 5 साल जो अभी हुए, ठीक है। आर्टिकल 84, क्वालिफिकेशंस और एमपीज, जितने भी एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कि वो इंडियन तो होने चाहिए, प्लस उम्र होनी चाहिए 25 साल से ज्यादा लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 साल से ज्यादा। आर्टिकल 85, द प्रेसिडेंट समन्स, प्रोरोग्यूज एंड डिसॉल्व पार्लियामेंट सेशन। समन पता है? समन जैसे हमारे में लेटर होता है ना, इनके में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को समन बोलते हैं। द प्रेसिडेंट कैन एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू पार्लियामेंट। आर्टिकल 86 में ये लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो पार्लियामेंट को मैसेज पहुंचा सकता है, एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द पार्लियामेंट। आर्टिकल 87 में है, द प्रेसिडेंट्स एड्रेस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ए जनरल इलेक्शन इन ईच ईयर बजट सेशन। जो हर एक साल का बजट निकलता है उसमें भी प्रेसिडेंट का रोल है। डिसक्वालिफिकेशन, वैकेंसीज एंड सैलरीज 88 से लेकर 98 में। आर्टिकल 88, अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन बोथ हाउसेज बट विदाउट वोटिंग राइट्स। फिर वही चीज आ गई, अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट तो कर सकता है दोनों में, राज्यसभा लोकसभा, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं है। आर्टिकल 89, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट, ये रिपीटेड सा लग रहा है, वाइस प्रेसिडेंट तो अभी हम पढ़ चुके हैं। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होना चाहिए। राज्यसभा इलेक्ट्स अ डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करता है। आर्टिकल 90, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन रिजाइन और बी रिमूव द रेजोल्यूशन।
कि डिप्टी चेयरमैन कोई भी पर्सन है उसको उसकी जॉब से हटाया जा सकता है, इसमें एक एक करके दे रखा है। आर्टिकल 91 चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एब्सेंस, कि अगर चेयरमैन नहीं है, डिप्टी चेयरमैन नहीं है, राज्यसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर टू प्रिसाइड, तो राज्यसभा दूसरे किसी मेंबर को इलेक्ट कर लेगी। आर्टिकल 92 व्हेन नीदर द चेयरमैन नॉट डिप्टी चेयरमैन इज प्रेजेंट अनदर मेंबर चूजन बाय द हाउस प्रिसाइड्स, फिर वही चीज़ है कि चेयरमैन अगर नहीं है, डिप्टी चेयरमैन नहीं है, तो मेंबर कोई और मेंबर को चूज कर लिया जाता है। 93 लोकसभा इलेक्ट्स अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन और कैन बी रिमूव्ड, रिपीट हो रही है, बस पोस्ट चेंज हो रही है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 95 इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर अ मेंबर चूजन बाय लोकसभा प्रिसाइड्स, द स्पीकर कैन नॉट वोट इन नॉर्मल प्रोसीडिंग्स बट हैज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। आर्टिकल 97 सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन डिप्टी, मतलब फिक्स्ड है कि उनकी सैलरी इसके हिसाब से रखनी है और चेंज नहीं हो सकती, उतनी ही देंगे आप। 98 सेक्रेटरीट ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा इज सेपरेट, राज्यसभा लोकसभा की जो सेक्रेटरीट है वो सबकी दोनों की अलग अलग रहेगी। एंड लास्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड वोटिंग, आर्टिकल 99 में है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टेक एन ओथ बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस, ऑफिस लेने से पहले जो भी एमपीज होते हैं, मतलब कोई भी हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर जाते हैं तो हमें शपथ लेनी पड़ती है अपने नेशन को लेकर। आर्टिकल 100 कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ सिटिंग, कि एक बैठक में मिनिमम नंबर्स कितने हैं, 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ डिसीजंस आर मेड बाय मेजॉरिटी वोट, टोटल स्ट्रेंथ का 10% जो लोग हैं वो उस बैठक में बैठ सकते हैं। एंड डिसीजंस आर मेड बाय मेजॉरिटी वोट, और डिसीजंस जो है वो मेजॉरिटी, जिस भी चीज़ को मेजॉरिटी मिली है, जितने भी वोट मेजॉरिटी में है उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आर्टिकल नंबर 51 से लेकर 100 तक। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।